हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। आलसी बहू। सुचिता ऑफिस में जॉब करती थी और इस टाइम पर उसके सास ससुर भी आए हुए थे, तो वो सारा काम किचन में जल्दी जल्दी करके ऑफिस जाने में उसे लेट हो रहा था, तो सारा काम जल्दी जल्दी कर रही थी। उसने जल्दी से प्याज काट के सब्ज़ी छौंकी और उसी हाथ से वो दूध निकाल कर चाय बनाने लगी। ये सारे क्रियाकलाप उसकी सासू जी देख रही थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, बस उन्हें अंदर ही अंदर उन्हें गुस्सा लग रहा था कि ये जो कुछ भी होता है बिना हाथ धोए छू लेती है। इसे इतनी भी तमीज़ नहीं कि हर चीज़ को छूने से पहले हाथ धोते हैं। सुचिता की सासू माँ सुमित्रा जी थोड़ा सा अलग विचारों की महिला थी। उन्हें हर काम बहुत साफ़ सफाई से पसंद था और उनका मानना था कि वो पूजा पाठ करती हैं तो उन्हें हर चीज़ साफ़ सुथरी चाहिए। लेकिन सुचिता अपना सारा काम करती तो थी, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देती थी। उसे ऑफिस जाना था, वो जल्दी जल्दी से सारा काम उसने किया। उसने चाय बना के सास ससुर को दिया। उसकी सास ने बिना मन से चाय तो पिया और वो चाय पीकर अपने रूम में आ गई, थोड़ा भनभनाने सी लगी। तो उनके ससुर जी ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो सुमित्रा? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहू बहुत आलसी है, उसे हर काम में पता नहीं क्यों इतनी जल्दी रहती है। ऑफिस जाना मुझे पता है, तो जितना वो कर पाती है करे, इसके बाद वो छोड़ के चली जाए, मैं संभाल लूँगी। और वो उल्टे सीधे हाथों से छू लेती है सारा सामान। मैंने कभी भी अपने लाइफ में ऐसा नहीं किया कि सब्जी छू के या कुछ नमक वाली चीज़ या प्याज वगैरह छू के मैंने दूध को कभी नहीं हाथ लगाया। मेरे टाइम पे सारा सामान बहुत ही साफ़ सुथरा हुआ करता था। मुझे नहीं अच्छा लगता जी कि ये गंदे हाथों से सारा सामान छू लेती है। मैं कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मैं इसके घर आई हूँ। तो उनके पति ने कहा कि सुमित्रा, तुम देखती हो ना वो कितनी हड़बड़ी में रहती है, कितना काम करती है, तुम्हारे बेटे का सहारा बनी हुई है और वो सारा काम खुद ही करती है। ऑफिस भी जाना रहता है, खाना भी बनाना रहता है, हम बूढ़ों की देखभाल भी करनी रहती है, कितना काम तो करती है और तुम उसकी छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस पर सुमित्रा जी गुस्सा हो जाती है, कहती, हाँ, तुमको तो अपनी बहू में कभी कोई कमी ही नहीं नज़र आई। जब भी मैं कुछ कहती हूँ तब तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। अरे मैं क्या कोई कुछ गलत कह रही हूँ? उसे अगर अभी ये सारे ढंग नहीं आएंगे, सारे तौर तरीके नहीं आएंगे, तो आगे चलकर वो इसी तरह सारे काम करती रहेगी और सब कुछ गंदा पंदा करके इसके बाद फिर जो है भगवान की भी पूजा कर लेती है। अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो सुमित्रा जी के पति कहते हैं कि तुमको इतनी प्रॉब्लम है बहू से और तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो। तो इस पर सुमित्रा जी ने कहा, क्यों ना शिकायत करूं? सुबह बिना नहाए किचन में घुस जाएगी और हम लोगों के लिए नाश्ता बना देती है और ये भी नहीं सोचती कि सास ससुर हैं और बिना कपड़े चेंज किए, बिना स्नान किए कैसे वो नाश्ता बनाएं, ये भी नहीं सोचती है। खाना बनाते बनाते वो दौड़ के मंदिर में चली जाती है, मंदिर में भगवान जी को अगरबत्ती लगा देती है। ऐसे कोई करता है कि सारा काम आराम से किया जाता है? सुबह जल्दी उठ जाओ, नहा धो के किचन में जाओ और फिर जो है भगवान जी की पूजा करो, फिर नाश्ता पानी तैयार करो। तो इस पर सुमित्रा जी के पति कहते हैं, तुम उतनी देर बैठी रह पाओगी? तुम्हें तो सुबह दवा भी चाहिए, तुम्हें सुबह खाना भी चाहिए, नाश्ता भी चाहिए। तो अगर वो इतनी जल्दी उसको रात में वो देर रात तक जागती भी है, वो अपने देर रात तक अपना काम करती है। तुम कल ही कह रही थी कि अभी जो है अभी वो जाग के लैपटॉप पे लगी हुई है, आंखें ख़राब कर लेगी। तो उसे काम रहता है, तो इसी वजह से वो लैपटॉप पे लगी रहती है, वो काम करती है। तो रात में जब वो देर से सोती है तो थोड़ा जल्दी उठने में उसे भी प्रॉब्लम होती, वो भी इंसान है, तो थोड़ा सा तुम समझो उसे। तो इस पर उनकी सुमित्रा जी कहती हैं, हाँ, तुम हमेशा मुझे ही तो गलत कहोगे, हमेशा से मैं ही तो गलत रही हूँ। मेरी छोटी सी बातों को तुम नहीं समझ पाते हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ये कहकर वो गुस्सा हो जाती हैं और मुँह फुलाकर बैठ जाती हैं। सुमित्रा जी के पति ने कहा कि तुमको इतनी प्रॉब्लम है, अच्छा चलो ठीक है, हम लोग गांव चलते हैं, गांव में रहेंगे, तुम्हारे मन मुताबिक तुम्हारा किचन होगा, तुम्हारे मन मुताबिक तुम्हारा घर चलेगा। अभी यहाँ पर हम लोग छोटे से रूम में रहते हैं, वहाँ पर अपने घर में रहेंगे, इतना बड़ा सा घर तो है हमारा,
तुम्ही ने तो कहा था कि चलो शहर में रहते हैं बेटे बहू के पास, तभी तो मैं आया हूँ, वरना मुझे तो वहाँ गांव में बहुत अच्छा लगता है। तो इस पर सुमित्रा जी ने कहा, हाँ तुम तो चाहते हो ना कि मैं पूरी ज़िंदगी जो है खाना बनाकर खिलाऊं, घर बुहारूं, और इतना बड़ा सा तो घर है, मैं साफ़ सफाई अकेले मुझसे नहीं होता है। इस वजह से मैंने कहा था कि चलो अब ज़िंदगी के जो भी पल बचे हैं बेटे बहू के साथ निपाट लेते हैं। और जो है आप फिर कह रहे हो कि चलो गाँव चलो, तो इस पर वो मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जाना भी नहीं है और तुम्हें बहू में नुक्स भी निकालने हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तुम खुद ही देख लो, ये छोटा सा घर है जहाँ पर इतना अच्छा खासा किराया पड़ता है। यहाँ पर तुम चाहती हो कि भगवान के लिए अलग कमरा हो, हम लोगों का बहू बहुत ध्यान रखे, तो कैसे संभव है? उनके पास तो सिर्फ 2 बेडरूम हॉल किचन ही है, वो जहाँ पर 1 बेडरूम हम लोगों का है और 1 बेडरूम उनका है। तो अगर वो तुम्हारे भगवान जी को के लिए अलग कमरा रखेगी तो कौन अलग सोएगा? कौन, या तो वो लोग अपना कमरा छोड़े या तो हम लोग अपना कमरा छोड़े। तो इसलिए उसने अपने भगवान जी को लॉबी में रखा हुआ है। भले ही उसका मंदिर छोटा सा है, लेकिन वो मंदिर में दिन रात सुबह शाम दोनों टाइम दिया बाती करती है। तुम्हें ये सब क्यों नहीं दिखता है? तुम क्यों इतना ज़्यादा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती रहती हो? तो इस वक्त सुमित्रा जी गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं कि मैं जब भी कुछ कहती हूँ आप मुझे ही सुनाने लगते हो, और आपने कभी भी ध्यान दिया है कि हाँ वो जो है अक्सर बैठकर लैपटॉप पे काम करती रहती है, क्या उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो हमसे बैठ के बात करे? तब सुमित्रा जी के पति ने कहा कि वो ऑफिस का जो वर्क होता है उसके पास ज़्यादा होता है, तो वो बैठ के लैपटॉप पे बात करती है, लेकिन वो हमारा पूरा ध्यान रखती है, हमारे नाश्ते का ध्यान रखती है, हमारे खाने पीने का ध्यान रखती है, वो सब चीज़ों का तो ध्यान रखती है। दोनों लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे से बहस करते रहे। अंत में सुमित्रा जी गुस्सा हो जाती हैं और वो उठकर जो है पोर्च में आ जाती हैं। वहाँ बैठ कर वो पेड़ पौधों को देखने लगती हैं। पेड़ पौधे उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी बहू का छोटा सा ही घर होता है, लेकिन उसे काफ़ी पेड़ पौधों से प्यार होता है, तो वो काफ़ी सब घर में पेड़ पौधे वो लगाए रहती हैं। तो वो देखती हैं कि उनकी बहू के पास टाइम ना होते हुए भी वो अपने पेड़ पौधों को काफ़ी केयरफुली रखती हैं, काफ़ी केयर से रखती हैं। वो बैठी रहती है ऑफिस में, पोर्च में, और तभी उन्हें उनके पति के थोड़े से कराहने की आवाज़ आती। वो दौड़कर जाती हैं, अपने रूम में जाती हैं, देखती हैं उनके पति के सर में भयानक दर्द उठा हुआ होता है। वो कराह रहे होते हैं। वो जल्दी से तेल लगाती हैं, कहती हैं क्या हुआ जी? उन्हें लगता है कि कहीं उन्होंने जो कुछ कह दिया उसकी वजह से तो उनके पति का बीपी तो नहीं हाई हो गया है। तो वो टेंशन में आ जाती हैं, कहती है अरे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हारी बहू को मैंने कभी कुछ नहीं कहा। तो कहते नहीं, पता नहीं कि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। सुमित्रा दौड़कर अपनी बहू के पास आती हैं, तो वो उससे कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा के सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। उनकी बहू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तब वो दौड़ के आती है, अपने ससुर को देखती है, बीपी चेक करती है, उनका बीपी काफ़ी बढ़ा रहता है। वो तुरंत उन्हें गाड़ी में बैठाती है और गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में सुमित्रा जी अपनी बहू को देखे जा रही थी। वो गाड़ी बहुत अच्छे से चला रही थी, बहुत अच्छे से ड्राइव कर रही थी, और वो उन्हें देखे जा रही थी। वो सतावना भी देती जा रही थी, मम्मी परेशान मत होइए, कुछ नहीं है, हल्का सा पापा को बीपी बढ़ा, अभी तुरंत एडमिट करा देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी यहीं पर पास में हॉस्पिटल है, हम वहाँ पर चलते हैं और एडमिट करा देंगे, पापा आप हिम्मत मत हारिए। वो हिम्मत भी देते जा रही थी, गाड़ी भी ड्राइव करते जा रही थी, और एक जगह ट्रैफिक जाम था तो उसने जो है बहुत सूझबूझ के साथ दूसरी गली से होकर गाड़ी को निकाला और तुरंत वो हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने अपने ससुर जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ के जितने भी कागजी कार्रवाई थे उसने सब कुछ किया, और वो जो है लाकर अपनी सास को एक जगह बेंच पर उसने बैठा दिया। डॉक्टर ने उनके ससुर जी का इलाज किया। उन्होंने कहा अगर आप टाइम से ना पहुँचती तो इनका ब्रेन हेमरेज हो जाता, और आपने बहुत अच्छा किया जो टाइम से इन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हैं, और आप घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। इनका 1-2 दिन इन्हें एडमिट रखेंगे, इसके बाद इनको दवाओं के साथ छोड़ देंगे। सुमित्रा जी
काफ़ी परेशान रहती हैं। वो सोचती हैं कि उनके पति को आज कुछ भी हो सकता था और वो इस वजह से जो है मतलब बहुत परेशान बैठी रहती हैं। तब उनकी बहू देखती है कि मम्मी काफ़ी परेशान है। वो बाहर जाती है, वहाँ से चाय ले आती है, बिस्किट ले आती है और उन्हें खिलाकर बैठाती है। कहती मम्मी आप परेशान मत होइए, मैं हूँ यहाँ पर, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर ने तो अब कह दिया कि पापा आप सही हैं, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं। और एक काम करिए, आप को मैं घर भिजवा देती हूँ। और अभी वो अपने पति के बारे में कहती है कि हर्षित भी अभी नहीं आए हैं और घर पर कोई है नहीं, तो आप एक काम करिए, आप जाइए घर पर और आराम कीजिए। मैं ओला बुक कर दे रही हूँ, आप अपने घर पर आराम से सो जाइएगा, वरना आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सुमित्रा जी अपनी बहू को देख रही थी कि आज उनका बेटा नहीं है, पर उनकी बहू ने एक बेटे का और बेटी का फ़र्ज निभाया। उन्हें अपनी बातों पर, अपने जो उनके अंदर गुस्सा था, उस सब चीज़ों पर पछतावा होता है कि वो अपनी बहू को हमेशा आलसी आलसी कहती थी, लेकिन आज उनकी बहू की वजह से ही उनके पति के प्राण बच गए हैं। उनकी बहू हॉस्पिटल में रुकती है, वो अपने ससुर की काफ़ी सेवा करती है जो है। इसके बाद वो डिस्चार्ज कराकर उन्हें घर लेकर आती है। दूसरे दिन हर्षित भी घर आ जाते हैं। उन्हें सारी बातें पता चलती है तो मुस्कुरा कर रह जाते हैं। और जब वो सुमित्रा जी के पति रूम में आते हैं तो अपनी पत्नी से कहते हैं, जिस बहू को तुम आलसी कह रही थी, जिस बहू को तुम इतना उल्टा सीधा बोल रही थी, देखो आज उसी बहू की वजह से तुम्हारे पति के प्राण बच गए। तुम्हारी बहू भले ही घर में प्याज छू के दिया बाती कर देती हो, लेकिन आज उसने अपना फ़र्ज निभाया। वो हम लोगों के प्रति हमेशा समर्पित रहती है और वो ऑफिस में भी जॉब करती है। इस वजह से वो सुबह जल्दी सारा काम कर लेती है। अगर वो हम लोगों के मतलब टाइम का देखे या वो जल्दी जल्दी काम ना करे तो ऑफिस नहीं जा सकती है। तो इस पर तुम्हें उसे समझना होगा। आज हम लोग गांव में होते तो गांव में कुछ लोगों को जब पता चलता कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो आकर कुछ लोग हमारे पास ये तेल लगा लो या कुछ कर लो, लेकिन कोई हमें हॉस्पिटल लेकर नहीं जाता। देखो ना कि ऐन वक्त पर हमारा बेटा भी हमारे साथ नहीं था, हमारी बहू ही हमको लेकर हॉस्पिटल गई और तुम उसी बहू को आलसी और पता नहीं क्या क्या कहती हो। सुमित्रा जी को अपनी बातों पर बहुत पछतावा हुआ। वो सोच रही थी कि सच में वो अपनी बहू को हमेशा गलत ही समझती हैं। लोग आज जहाँ पर समाज में एक की गलती की सज़ा हर बहू को मिल रही है, अगर एक बहू गलत करती है तो हर बहू को गलत नज़र से देखा जाता है, ये गलत है। तो ये सारी चीज़ें वो सोचती हैं कि वो अपनी बहू को कैसे नहीं समझ पाई। तभी उनकी बहू चाय और नाश्ता लेकर रूम में आती है। वो अपने ससुर जी को दवा देती है कि और बताती है कि मम्मी दोपहर में मैं नहीं रहूँगी, लेकिन ये मेरा आपको मैं नंबर डाल करके अपना भी अपने ऑफिस का दे रही हूँ। अगर कोई दिक्कत होती है आप तुरंत फ़ोन करिएगा, मैं तुरंत पहुँच जाऊँगी। और पापा को दोपहर में ये दवा देनी है। वो सब दवा निकाल कर अलग रखती है, नाश्ता देती है और खाना बनाकर वो किचन में रखे रहती है। तो कहती मम्मी मैंने पापा के लिए उनके परहेज का खाना बनाया है, आप उनको वही खाना दीजिएगा और और कुछ मत दीजिएगा। फ्रूट मैंने रख दिया है फ्रिज में, तो आप पहले निकाल कर उनको दे दीजिएगा। वो अपनी बहू की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, उसका चेहरा बहुत प्यार से देख रही थी। वो उनकी बहू उन्हें सारी बातें बताती जा रही थी कि पापा को ये चीज़ें देनी है, ये दवाएं देनी है, ये दवा ऐसे देनी है। तो वो हाँ में सर हिला रही थी और अपनी बहू को देखे जा रही थी। उनकी बहू बड़ी जिम्मेदारी से सारा काम करके ऑफिस के लिए निकल रही थी। वो उसे छोड़ने आई, तभी वो अपनी बहू का माथा चूम लेती हैं। उनकी बहू मुस्कुराने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि शायद उसकी मम्मी को आज उसकी सासू माँ को आज उस पर ज़्यादा प्यार आ रहा है, क्योंकि अक्सर वो भी सुनती रहती थी कि हाँ उसकी सास हमेशा ससुर से उसकी बुराई करती थी। तब उसके मन में भी थोड़ी बातें आती थी, लेकिन वो इग्नोर करती थी कि हाँ ये बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनके मन का मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो वो मुस्कुरा कर ऑफिस के लिए पैर छूकर निकल जाती है। सुमित्रा जी उसे जाते हुए देखती रहती हैं और अपने रूम में आती हैं तो उनके पति जो है उठकर लॉबी में आ जाते हैं। तब तक
तो वो अपनी पत्नी के इस व्यवहार को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वो उससे कहते हैं कि परेशान मत हो, तुम्हारी बहू भी तुम्हारे इतने ही करीब आ जाएगी। हाँ, तुम हमेशा उसकी कुछ ना कुछ बातें ऐसे बोल देती हो कि उसके मन में थोड़ा सा गांठ बैठ गया है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि हाँ तुम उसे बहुत प्यार करती हो तो वो भी तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। और हाँ, तुम्हारी बहू तो बहुत आलसी है ना, और आलसी है इसी वजह से आज उसने तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा की। ये कहकर वो मुस्कुराने लगते हैं। सुमित्रा जी को भी अपनी बातों पर थोड़ा सा बुरा फील होता है और वो भी बहुत खुश होती हैं कि उन्हें बहू के रूप में एक बेटी मिली हुई है। लोग अक्सर बहुओं की बुराई करते हैं कि हाँ ये ऐसे नहीं कर पा रही है, ऐसे नहीं करती है, ये काम ऐसे नहीं करती, तो ये थोड़ा सा गलत है। वो जो है अपने हिसाब से सारा काम करती है। कभी कभी ना हमारे जनरेशन में जो थोड़ा सा गैप होता है, जैसे कि हमारे सास ने सुबह 4 बजे उठकर वो खाना बनाती थी, क्योंकि उन्हें चूल्हे पर खाना बनाना होता था। अब क्या है, अब गैस है और इतने सारे बिजली के सामान आ गए हैं, तो लोगों को खाना बनाने में अब टाइम नहीं लगता है, फटाफट वो काम कर लेते हैं। तो एक चीज़ें होती है कि हाँ, हम लोग सुबह 4 बजे उठकर काम करते थे, अब आज की लड़कियां इतनी आलसी हैं कि वो देर में उठती हैं, देर में काम करती हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी काम करती हैं। हाँ, कुछ लड़कियां होती है जो थोड़ा सा किसी भी काम को करने में थोड़ा ना कि घर वाले काम कर ले, हमको ना करना पड़े, तो कुछ होती है। मैं ये नहीं कहती हर बहू अच्छी होती है, लेकिन उन्हीं के चक्कर में जो सही होती हैं वो भी पिसती हैं, जिससे उनके मन में कुंठा भर जाती है और उनके मन में एक गलत भावना धारण कर लेती है कि मैं चाहे जितना करूं, मेरे सास ससुर को कभी पसंद ही नहीं आता है, और ये चीज़ आगे चल के गलत हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग किसी की बहू को देखकर किसी के बारे में धारणा मत बनाइए। आप पहले देखिए कि हाँ, उनकी बहू जो है जैसे भी करती हो, पर आपकी बहू अगर आपके साथ कुछ अच्छा कर रही है तो आप उसे प्रोत्साहित कीजिए कि बेटा आज तुमने बहुत अच्छा ये बनाया, बेटा आज तुमने ये चीज़ बहुत अच्छा किया। कोई आए तो उस मेहमान के सामने थोड़ी सी तारीफ़ कीजिए, आज मेरी बहू ऐसी है या मेरी बहू इतनी अच्छी है, तो उसके अंदर भी एक उत्साह जागृत होगा और वो सोचेगी कि मेरे सास ससुर, मैंने नहीं किया उसके बाद भी मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैं अगर ये काम करूँगी तो मेरे सास ससुर मुझे और तारीफ़ करेंगे। तो थोड़ा सा उत्साह उसका बढ़ाइए। वो किसी और के घर से आई रहती है, उसका माहौल अलग होता है, उसका घर का घर के जितने भी उसके घर का माहौल अलग होता है, आपके घर का माहौल अलग होता है। तो आप उसे समझाइए कि बेटा ये काम ऐसे करते हैं। आप जैसे ही जब वो आए तभी आप उसे समझाने की पूरी कोशिश कीजिए, बेटा ये हमारे घर का नियम है, हम लोग इतने बजे नाश्ता करते हैं। ये नहीं कि आप मन में रखे रहिए। वो थोड़ा किसी दिन और देर से सो के उठी तो अरे आज इसने तो नाश्ता ही नहीं बनाया, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बहू की भी तबीयत ख़राब होती है, वो भी एक इंसान होती है, तो उसकी भी तबीयत ख़राब होती है, तो आप उसके चेहरे से उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं कह रही कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो आप उसे भी समझने की कोशिश करिए। आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा आज ऐसे क्यों है, या तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत है। उसे काफ़ी खुशी मिलेगी कि यहाँ पर भी मेरे मम्मी पापा हैं, जैसे वहाँ पर मेरे मम्मी पापा मेरे चेहरे की शिकन पढ़ लेते थे, वैसे यहाँ पर भी मेरे मम्मी पापा हैं जो मेरे चेहरे का दर्द पढ़ ले रहे हैं। और मैं बहुओं से भी कहना चाहती हूँ कि हमें अपने हमारे सास ससुर की एक कहते हैं ना कि आशा बन जाती कि हमारी बहू आ गई तो ये काम ऐसे करेगी, जैसे मैंने किया वैसे वो करेगी। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने सास ससुर की सेवा करते रहिए और उन्हें जो है समझाने की भी, मतलब उनसे समझने की भी कोशिश करिए कि मम्मी आप ये काम कैसे करती थी, आप मुझे सिखा दीजिए, मुझे भी ऐसे ही करना है। तो उन्हें काफ़ी खुशी होगी। भले आप उसे बाद में अपने हिसाब से समझा दीजिए, मम्मी देखिए अगर मैंने इसको ऐसे बनाया तो शायद ये और अच्छा बना हुआ है कि नहीं अच्छा बना हुआ है, वो खुद ही बताएंगी, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आलसी बहू, आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, बाय।